हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल को लेके मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, थोड़ा लंबा पैसेज होने वाला है तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद थॉट ऑफ द डे। इफ़ इट मैटर्स टू यू देन यू विल फाइंड अ वे, अदरवाइज यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर देखो क्या होता है, घर पे कोई भी काम हो गया है ना, अगर हमारे को वो काम ज़रूरी है तो हम सपोज करो कि आप अपने घर पे नहीं हो इस वक्त हैं और आपके मम्मी ने बोला है कि ये काम करना है, घर में कोई फंक्शन रखा है, पूजा रखी है, आपको आना है ज़रूरी। तो अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होएगी तो चाहे आप 100 किलोमीटर दूर हो, 200 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, कहीं भी हो आप, ठीक है, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे घर पहुंचने का, राइट, क्योंकि वो आपको मैटर करता है। लेकिन अगर आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है, आपको लगता है कि यार छोटी सी पूजा है, मैं नहीं भी होऊंगा, घर के बाकी सदस्य हैं वो मैनेज कर लेंगे, मेरे होने नहीं होने से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पूजा आपके भाई के लिए रखी हुई हो तो मम्मा ने बोला कि ठीक है तुम्हें नहीं टाइम लग रहा तो मत, कोई बात नहीं, मत आ पाना, अगर नहीं आ सकते तो परेशान मत होना। तो आप क्या करोगे, आप वही एक्सक्यूज़ ढूंढ लोगे, राइट। तो अगर आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, यूजुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आपके लिए वो चीज़ मैटर करती है, इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप टाइम निकाल लोगे, आप उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। अगर मैटर नहीं रखती है तो आपके पास 1000 बहाने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि वही मैटर करता है, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी कोई मैटर नहीं करते, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा करियर होगा तो 1000 लोग पीछे भागते हुए आएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते करते हैं सेशन स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने जाके पहले पढ़ने क्वेश्चंस। क्यों पढ़ने क्वेश्चंस, क्योंकि हमें उससे पता चलेगा कि हमें फोकस किन चीज़ों के ऊपर करना है, ठीक है। तो चलते सीधा, काफ़ी बड़ा पैसेज है तो ध्यान से पढ़िएगा, टाइम वेस्ट ना करिएगा, ओके। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ओके। तो इस बात में परेशान मत होइएगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ है। व्हाट इज़ द मेन कंसर्न विच इज़ पॉइंटेड आउट बाय द स्पीकर अबाउट मिष्टी। मिष्टी क्या है, एक कोई योजना होगी, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेटेड फॉर्म होगा, ठीक है। तो मिष्टी के ऊपर स्पीकर ने क्या कंसर्न यानी कि क्या चिंता जाहिर करी है, या क्या चिंता की तरफ, कौन से कारणों की तरफ, कौन सी ऐसी बातों की तरफ इशारा किया है जो एक चिंता का विषय है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी स्पीकर ने मिष्टी की बात करी होगी, सॉरी, तो हमें वहीं पे उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो पैसेज में ध्यान रखना मिष्टी। विच ऑफ द following are the reasons behind the dipping of incomes of the hinterland households। hinterland क्या होते हैं, दूर दराज के इलाके, ग्रामीण इलाके, ठीक है, ज़्यादा आंतरिक इलाके, ठीक है। तो जहाँ उन जगहों पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो इनकम्स हैं उसकी गिरावट का क्या कारण है, ठीक है। डिपिंग मतलब गिरावट, तो क्या कारण है उनकी जो आंतरिक इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम्स में गिरावट का क्या कारण है, ठीक है। तो हमें ये कहाँ मिलेगा, पैसेज में। Which of the following statement is are not correct with respect to PM विकास स्कीम। अब देखो हमें पता है कि इज आर नॉट करेक्ट के लिए हमें कोई वो नहीं मिलता, की पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें एक की पॉइंट मिल रहा है कि हमने सिर्फ पीएम विकास स्कीम की बातों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। पीएम विकास स्कीम कोई होगी, मेंशन की होगी पैसेज में, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें से यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कुछ सही है कुछ गलत है, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, पीएम विकास स्कीम के ऊपर फोकस करके। वाई Finance Minister Nirmala Sitharaman concentrated more on infrastructure and investment in the current budget। बोल रहे हैं कि सॉरी, जो बजट की घोषणा, आपको पता है बजट अनाउंस हुआ है ना। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मिसेस निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बोल रहे कि उन्होंने ज़्यादा अपना फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्यों किया, ठीक है। क्या कारण है कि उन्होंने इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करा, ठीक है।
Why? Speaker stated that the budget gives more to the affluent than to the poor. Affluent क्या होते हैं? जो परिपूर्ण होते हैं हर तरीके से, ठीक है, जैसे अमीर लोग हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, तो एफ्लुएंट जो पहले से ही अच्छी खासी स्थिति में है। तो बोल रहे हैं कि स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि जो बजट है वो जो पहले से ही अच्छी स्थिति में है, पहले से ही अमीर लोग हैं, उनके लिए उनको ज़्यादा दिया गया है बजट में, बजाय कि गरीबों के, ठीक है। तो वो तो अभी तक होता ही आया है, गरीबों के लिए तो कौन सुनता है। What do you understand from the term foregone direct tax revenue? foregone direct tax revenue कोई टर्म अनाउंस मतलब मेंशन की होगी पैसेज में, उसका मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है, पैसेज से निकालना है, ठीक है। Why? Speaker stated that India's domestic market will necessarily have to serve as the economy's bulwark. बोल रहे हैं कि स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि जो इंडिया की घरेलू मार्केट है, ठीक है, उसको सॉरी इकोनॉमीज, यानी कि सभी देशों में अलग अलग इकोनॉमीज में, या फिर हमारे देश की इकोनॉमी का बलवॉक मतलब एक ऐतिहासिक कवच बनकर सामने आना पड़ेगा। किसको? हमारी डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू मार्केट जो है उसको हमारी इकोनॉमी का एक सुरक्षा कवच बनकर उभरना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने, ठीक है। तो 7 क्वेश्चंस है पैसेज में, पैसेज काफी बड़ा है। अब हम सीधे चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। While promoting inclusive development, inclusive development क्या होता है? देखो, inclusive development मतलब होता है कि सबको साथ लेके इकोनॉमी की ग्रोथ करना, उनका सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिससे हम गरीबी को हटा सकें। तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रमोशन यानी कि प्रचार करते हुए उन्होंने एंड फोकसिंग ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, और ज़्यादा फोकस करते हुए किसके ऊपर? फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे कि गवर्नमेंट डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट के सरकारी खजाने में जो सरकारी उनका राजकोष होता है उसमें जो कमी आई है, गिरावट आई है, उसको कम करना, ठीक है, यानी कि उसकी गिरावट को कम करना, यानी कि उसमें बढ़ोतरी के आसार करना, या फिर ज़्यादा गिरावट ना हो उस चीज़ को मेक श्योर करना, ठीक है। तो उनका ज़्यादा फोकस किस पे किया उन्होंने? फिस्कल कंसोलिडेशन पे। द बजट गिव्स मोर टू द एफ्लुएंट दैन टू द पुअर। बोल रहे बजट जो है वो ज़्यादा देता है किनको? अमीर लोगों को, बजाय कि गरीबों को देने के, ठीक है। इफ बजट मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बोल रहे कि अगर हम ये मान लें कि बजट बनाना बड़ा ही पेचीदा एक काम है, ठीक है, एक पेचीदा टास्क है, तो इंटरप्रेटिंग द यूनियन बजट कैन बी हैजार्डस। तो उसको समझना यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेट करना, यूनियन बजट यानी कि वही बजट जो अनाउंस हुआ उसको, वो हैजार्डस यानी कि वो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि देखो, आपने देखा है अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं पैनल, जैसे कोई भी ऐसी घटना होती है एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं। अगर किसी ने भी किसी भी बात का मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया, ठीक है, आप ये पैसेज ही ले लो, आप ये पैसेज पढ़ रहे हो, अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करो, अगर आपने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया तो आपके मार्क्स गए। आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, गलत आंसर कर दिया, आपके मार्क्स गए। तो वैसे ही अगर हमने इस बजट को मिस इंटरप्रेट किया यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन अगर गलत हुई तो वो बहुत ही हैजार्डस यानी कि भयानक साबित हो सकता है। गिवन द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिंट दैट वन हैज टू पोर ओवर, और वो भी तब जब ये देखते हुए जब फाइन प्रिंट क्या होता है? जैसे सपोज करो कि आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो तो उसमें देखते हैं ना कि ऊपर बड़े बड़े वर्ड्स में ब्रांडिंग होती है और नीचे छोटे से वर्ड में डिस्क्लेमर दिया होता है कि कृपया योजना रिलेटेड दस्तावेज ध्यान से पढ़े, है ना, वो छोटे से वर्ड्स में। तो ऐसे उसको बोलते हैं फाइन प्रिंट, मतलब छोटे से लिखा आता है कि हाँ इसका मतलब ये है, या फिर यहाँ पे हम आपको इस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं फाइन प्रिंट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम देखें कि इस बजट में कितने सारे फाइन प्रिंट है, ठीक है, वन हैज़ टू पोर ओवर, मतलब कितने सारे फाइन प्रिंट्स के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, ठीक है, बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर
निर्मला सीतारमन 5th बजट, ये मिसेस निर्मला सीतारमन का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 5th बजट है। एंड द करंट भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट्स फाइनल फुल फ्लेज्ड वन बिफोर नेक्स्ट ईयर्स जनरल इलेक्शन। और जो अभी हमारे केंद्र शासित सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उस गवर्नमेंट का ये आखिरी फाइनल मतलब लास्ट फुल फ्लेज्ड बजट होगा। अब ये नहीं कि इसके बाद वो कभी बजट देंगे नहीं, पर अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन से पहले इनका फाइनल बजट होगा, यानी कि इसके बाद इनको मौका नहीं मिलेगा अपना बजट पेश करने का, राइट। तो बजट पेश करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि जनता की नज़रों में अच्छा बनने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छा साबित होने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस ऑन द फेस ऑफ इट। तो क्योंकि ये अपने देखो क्या है, ये लास्ट मेरा है तो मेरे पास कुछ चेक बॉक्सेस थे, मैंने सभी को चेक कर दिया, हाँ ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, सुबह मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, फिर शाम को अब रात का 1 घंटा बचा है, उसमें मैं देखने लगी मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। तो वो टिक करते गए सारी चीज़ें के जो भी उनके सामने थी, यानी कि उन्होंने एक तरह से अपने जो भी टास्क थे वो कंप्लीट कर लिए, फुलफिल कर लिए इस बजट के रूप में, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट दैट इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हमने बात करी थी, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो सबका विकास की जो डेवलपमेंट की जो विचारधारा है, जिसमें इंश्योर यानी कि सुनिश्चित किया जाता है कि प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी कि सभी का विकास हो, सभी आगे उभर कर आए, स्पेशली खास तौर पे जो हमारी यूथ है, युवा है, विमेन है, फार्मर्स हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट है और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। इन खास तौर पे इनके ऊपर फोकस किया गया कि इनका विकास हो। अ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंगें बनाना, सड़कें बनाना, डैम्स बनाना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट दैट सर्व्स एज अ मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि बढ़ाना, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के अच्छे चीज़ें लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उससे डेफिनेट सी बात है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, तो लेबर चाहिए, ठीक है। लेबर चाहिए यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है और इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया इन सबको आगे लाने के लिए। किनको आगे लाने के लिए? यूथ को, वुमेन, फार्मर, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इनको आगे लाने के लिए जो है फोकस किया गया इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो साबित हुआ एक मल्टीप्लायर के तौर पे, जो मल्टीप्लायर का काम करेगा, यानी कि बढ़ोतरी का काम करेगा किस चीज़ में? ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में। पॉलिसीज टू एनेबल ग्रीन और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, और ऐसी पॉलिसीज के ऊपर फोकस किया गया जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा, हमने पहले भी पढ़ा था कि ग्रीन फ्यूल के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि हम फ्यूल कंजम्पशन अपनी 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर लेकर आए, है ना, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, तो ग्रीन के ऊपर, और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो लंबे समय तक टिकी रहे, तो ऐसी ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया। द रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो भी डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं, आपको पता है ना बजट में अनाउंस हुआ है, टैक्स स्लैब्स भी चेंज हुए हैं, रिवाइज हुए हैं, तो उनको जो रिवाइज किया गया है इंक्लूडिंग अ राफ्ट ऑफ कंसेशन, और एक राफ्ट क्या होता है? बेड़ा जो पानी में चलता है ना, राफ्ट होती है, तो एक बेड़ा दे दिया गया कंसेशन का, किसको? मिडिल क्लास को एंड सैलरीड क्लासेस को, यानी कि मिडिल क्लास तबके को और उन लोगों को जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको, और पेंशनर्स को। एंड most importantly doing all this while staying the course on fiscal consolidation, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि ये सब चीज़ें, औरतों का विकास, किसानों का विकास, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस, ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस, डायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस करें, ये सब चीज़ें कब कर रहे हैं हम? हमारा जो मेन
ट्रैक है कि हमें फिस्कल कंसोलिडेशन में रहना है, यानी कि हमारे राजकोष के अंदर अंदर ही काम करना है, उसमें ज़्यादा घटौती नहीं करनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ के ट्रैक में रखते हुए हम कर पा रहे हैं, ठीक है। टर्मिंग इट द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। अब अमृतकाल आपको याद है पिछले साल के बजट में हमने डिफाइन किया गया था कि कुछ शायद 50 ईयर्स के टर्म पीरियड को हमने अमृतकाल डिसाइड किया था, जिसमें हमने कुछ टारगेट बनाए थे कि हमने ये काम करने हैं, ठीक है। तो ये अमृतकाल यानी कि वो जो हमने 50 ईयर्स का या आई थिंक 100 ईयर्स या 50 ईयर्स का कुछ टारगेट था, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। तो उसके अंदर में ये पहला बजट है, ठीक है। तो मिसेस सीतारमन साउंडेड द पोल बगल बाय एम्फसाइजिंग द रूलिंग डिस्पेंसेशंस अचीवमेंट सिंस 2014। तो बोल रहे हैं कि मिसेस सीतारमन ने साउंडेड द पोल बगल, मतलब बगल क्या होता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना बीगुल, जो आर्मी वाले बजाते हैं पापा पापा पापा, वो बीगुल। तो बोल रहे हैं कि मिसेस सीतारमन ने एक पोल यानी कि इलेक्शन का बिगुल फूंक दिया, ठीक है। कैसे फूंक दिया? बाय एम्फसाइजिंग यानी कि फोकस करके, जोर देके जो अभी की गवर्नमेंट है, रूलिंग डिस्पेंशन मतलब करंट गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स के ऊपर, कि उनने हमने 2014 से लेके अभी तक ये काम किए, जो ऑब्वियसली बात है मोदी गवर्नमेंट अभी तक करती आ रही है, काम पता नहीं बट बोलती हर जगह है कि हमने देखो तब से लेकर अब तक ये किया, ठीक है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट एज्यूम्ड ऑफिस, 2014 से लेके अब तक, 2014 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम शी सेड हैड मोर देन डबल्ड टू 1.97 लाख। बोल रहे हैं जो अब इतने सालों में 2014 से लेके अब तक में हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, वो डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, मोर देन डबल हो गई है। तो कितनी हो गई है? 1.97 लाख, यानी कि हर इंसान इतना पैसा कमा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमीज ग्रोथ टू बीइंग द वर्ल्ड्स 5th। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी है, यानी कि हमारी इकोनॉमी की ग्रो हुई है और हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट यानी कि 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट, और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं टू इंश्योर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर ऑल, कि वो सबके लिए बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग चाहती है, उसके लिए एफर्ट्स लगा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने गिनाई, जैसे बोलते हैं ना कि अब लास्ट टाइम में तो अपने काम गिनाते हैं, अब जब पोल्स होंगे, इलेक्शन कैंपेन्स होंगे, उस टाइम पे अपने काम गिनाएंगे कि हमने ये काम किया है, ठीक है। शी ऑल्सो साइटेड, उन्होंने ये भी कहा, एन इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी सॉरी एंड द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन में बढ़ोतरी है। फॉर्मलाइजेशन मतलब कुछ इंडस्ट्रीज को उनके ऊपर नियम कायदे कानून फिक्स किए गए या फॉर्मल किया गया, ठीक है, यानी कि हमने एक तरह से उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में ले आए, ठीक है। तो बोल रहे कि हमने फॉर्मलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया है अपनी इकोनॉमी की, एंड द वाइड स्प्रेड, और जो व्यापक तौर पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगा है, लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ठीक है, स्पेशली इन द पेमेंट स्फेयर्स, खास तौर पे पेमेंट के एरिया में। देखो अब आपको कोई भी पेमेंट करनी होती है, गूगल पे, फोन पे, हर आप किराने की दुकान पे चल जाओ, सब्जी वाले भी इनफैक्ट आजकल लेके घूम रहे हैं वो, ठीक है। तो आपको पेमेंट करना कितना हो, कैशलेस इकोनॉमी का जो एक मोटिव था मोदी जी का, वो सफल होता नजर आ रहा है ना, क्योंकि हर कोई फोन कैरी तो करता ही करता है, अब नहीं कन्वीनियंट लगता पर्स हर जगह कैरी करो, ये कैरी करो, तो कैश जितना हो सके कम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल का यूज़ कर रहे हैं एज अदर सिग्निफिकेंट, और ये भी उनकी एक बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। सॉरी, विद एन आई ऑन इंडिया एट 100 द बजट प्रपोजल। अब हमारा फोकस, विद एन आई ऑन मतलब फोकस्ड ऑन, इंडिया एट 100, इंडिया एट 100 का मतलब क्या है,
2047 में हमारी आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो इंडिया एट 100 उसको टारगेट करता है, यानी कि 2047 को टारगेट करता है कि तब तक हो सकता है उन्होंने प्लान बनाया, हम जैसे अपने गोल्स बनाते हैं ना कि 2012 में मैंने ये करना है, 2014 में मैंने ये करना है, तब तक मैंने ये चीज़ कर लेनी है। तो वैसे उन्होंने गोल बनाया कि 2047 तक हमने कुछ उनने बनाए होंगे पॉइंट्स, हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। तो हमारा मतलब अब उनका मिसेस सीतारमन ने उसके ऊपर फोकस करते हुए द बजट प्रपोजल मिसेस सीतारमन सेड वर एम्ड, तो जो ये बजट था वो मिसेस सीतारमन ने कहा कि एम किया जा रहा है, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य है एट एक्चुअलाइजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, कि हम हकीकत में एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन यानी कि टेक्नोलॉजी से चलने वाली और नॉलेज बेस्ड यानी कि जनता जिसके पास ज्ञान है, ठीक है, और उसको यूज किया जा सकता है, इकोनॉमी, वैसी इकोनॉमी बनकर सामने है। विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस, यानी कि जनता के पास ज़्यादा पैसा हो, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो, एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, और जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एम्फसाइजिंग दैट द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर अचीविंग दिस विजन वुड, और इस जोर देते हुए ये कहा कि इसका जो इकोनॉमिक एजेंडा है, हमें अगर ये विजन अचीव करना है तो वो क्या होगा, अमंग अदर्स, मतलब और बाकी चीज़ों के बीच में require a focus on giving a strong impetus to growth and job creation, मतलब बाकी चीज़ों के बीच में, बाकी चीज़ें तो होंगी लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना होगा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की तरफ, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहन करना होगा, ग्रोथ, बढ़ोतरी, और जॉब क्रिएशन, यानी कि लोगों को नौकरियां देने की तरफ, या नौकरियां हमारे यहाँ पे जनरेट हों उसकी तरफ, ठीक है। द मिनिस्टर लेड out her budget proposals that were heavy on this government's trademark acronyms describing the various schemes। तो मिनिस्टर ने जो अपना बजट दिया, कौन से मिनिस्टर ने, मिसेस सीतारमन ने जो अपना बजट घोषणा करी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ले आउट किया गया, मतलब ब्लूप्रिंट सा बनाया गया बजट का जो था वो ऐसा था कि जो अभी तक हमारी मोदी सरकार करती है कि बड़े बड़े नाम दे दिए स्कीम्स को, उनका शॉर्ट फॉर्म, कि हमने मनरेगा योजना लागू करी, हमने ये किया, ये लागू करेंगे, हम ये विकास PM विकास योजना लागू करेंगे, है ना। तो उन ज़्यादातर जो मतलब ये क्या बन गया, ये बीजेपी गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क बन गया, यानी कि उनका एक सिंबल बन गया कि ये चीज़ आई है तो डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट ने की होगी, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो उनका ट्रेडमार्क बन गया है, ठीक है, वैसे उन्होंने बड़े बड़े नाम की स्कीम्स दे दी हैं जिनके एक्रोनिम्स बता दिए, लेकिन उनकी डिटेल्स यानी कि बट रिलेटिवली लाइट ऑन डिटेल्स, मतलब उनकी डिटेल्स की पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आप जनरेट करेंगे, कैसे उसको डाइवर्ज करेंगे, कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन डिटेल्स के ऊपर जानकारी नहीं दी गई। PM विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान फॉर इंस्टेंस, पर अगर हम देख लें, अभी के लिए देख लें, तो PM विकास जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, इसको अगर हम देखें, वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, जो कि पहली बार जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस कौन होते हैं, जो पुराणिक तौर से, मतलब इंडियन जो पहले का पुराना ऐतिहासिक हमारा तरीका है, जैसे वो बांस की टोकरियां बनाना, अब हम लोग यूज़ नहीं करते, प्लास्टिक टोकरियां आ रही हैं, लेकिन अगर हम बांस की टोकरियों का यूज़ करेंगे तो वो ड्यूरेबल भी है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल भी है, और ऊपर से जो इंडियन हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिक इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम है कि वो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को और विश्वकर्मा, जिनको हम विश्वकर्मा भी कह सकते हैं, अ पैकेज ऑफ असिस्टेंस, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, जिसका कि एम होगा, एम दैट हेल्पिंग देम इम्प्रूव द क्वालिटी, स्केल एंड रीच ऑफ देयर प्रोडक्ट।
तो उसका मकसद क्या होगा असिस्टेंस का, कि हम आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के तरीके आपको बताएंगे, ठीक है, आप कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, या फिर ज़्यादा मास में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी, ठीक है। स्पेसिफिक्स इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल आउटले, अब ये तो उन्होंने बोल दिया कि इसका मेन मकसद ये है स्कीम का, लेकिन अब जो स्पेसिफिक्स है यानी कि जो मुख्य बिंदु हैं, क्या कैसे, जैसे कि फाइनेंशियल आउटले यानी कि किस तरीके से पैसा आएगा, पैसा कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, जो मैंने पहले बताई थी ना। आपने बोल दिया कि मैं मिंत्रा से ये ड्रेस 5,000 की ड्रेस लेकर आऊँगा, ठीक है, आपने बोला मेरे पास 10,000 का बजट है और मैं 10,000 इसमें देना चाहता हूँ, अपना शॉपिंग करना चाहता हूँ, लेकिन वो पैसा किस किस चीज़ में आप 10,000 रुपये, कुछ आप खाने पीने की चीज़ें लेंगे, कुछ किचन यूटिलिटी लेंगे, कुछ आप बेडरूम के लिए आइटम लेंगे, कुछ आप अपने पर्सनल वेयर के लिए लेंगे, है ना, तो कैसे डाइवर्ट करेंगे पैसे को। लाइकली मैकेनिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड लाइकली मैकेनिक्स ऑफ, और किस तरीके से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वर हाउएवर नॉट स्पेल्ड आउट, और ये वो चीज़ें थी जो नहीं बताई गई, ठीक है। स्कीम का नाम बता दिया, स्कीम क्या करेगी वो बता दिया, ठीक है, उसका एब्रीविएशन भी बता दिया, लेकिन उसमें पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज़ नहीं बताई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या इसका आगे टारगेट है, वो कुछ नहीं बताया। इसी तरीके से सिमिलरली अ मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट पता है आपको, है ना, तो कहाँ पर मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टास, जो हमारे समुद्री तटीय इलाके होते हैं वहां पे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये स्कीम का नाम है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है और मिष्टी, ठीक है, मिष्टी। अच्छा, हमने इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ा था ना मिष्टी के बारे में, तो एम्ड एट अंडरटेकिंग मैनग्रोव प्लांटेशन, अब इसका मकसद है कि ये हमारे कोस्ट लाइन क्या होता है, समुद्री तट, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, ये सारे समुद्र से लगता है इलाका है, तो यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्टेशन करें हम, ठीक है, कहाँ पे, समुद्री तट के अलॉन्ग में, एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स लीव्स, तो सॉल्ट पैन लैंड्स क्या होती हैं, देखो आपको पता है समुद्र में सॉल्ट है, ठीक है, अगर वो समुद्र का पानी सपोज करो यहाँ पे इस एरिया में आके रुक गया, ठीक है, वो धूप से सूख के पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स। तो सॉल्ट पैन लैंड्स वो होती हैं जहाँ पे नेचुरली तरीके से सॉल्ट और अदर मिनरल्स रह जाते हैं एज अ रेजिड्यू ऑफ सॉल्ट वाटर इवेपोरेशन, ठीक है। लीव्स द फंडिंग टू अ कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये अब सारा का सारा जो है दारोमदार है वो छोड़ देता है फंडिंग का, किसके ऊपर छोड़ देता है, कन्वर्जेंस बिटवीन, मतलब या तो मनरेगा या फिर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के बीच में हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। अब विद द रूरल सेक्टर्स मेन स्टे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अब जो गांव के इलाके हैं वहां पे जो नौकरी का एक अहम योगदान है वो ये जो मनरेगा की स्कीम है, ठीक है, ये है, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है, इसी के बेसिस पे ज्यादातर रूरल एरियाज में लोगों के पास नौकरी है, उनके घर का खर्चा पानी चलता है, ठीक है। One that was introduced during the Congress-led United Progressive Alliance government's term, ये कौन सी स्कीम है, मनरेगा, जो यूपीए के टर्म के दौरान लॉन्च की गई थी, ठीक है, तो यूपीए के दौरान में लॉन्च की गई थी। itself increasingly being starved of budgetary support, तो इस स्कीम को ही बजट से बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले तक ना इसका जो पैसे थे वो 100 रुपए थे, अब जाके इसको 198 पे किया गया है, 200 भी नहीं किया गया, पर डे की जो दिहाड़ी है मजदूर की जो नरेगा में काम कर रहा है 200 रुपये भी पूरी दिहाड़ी नहीं है, ठीक है। हम लोग शहरों में रहते हैं, हमें पता है कि शहर में एक दिन का खर्चा अगर एक पर्सन का देखा जाए खाने पीने का ही नहीं करते 300 to 400 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है, तो 198 रुपये उसकी दिहाड़ी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बजट नहीं दिया जा रहा है, तभी वो स्टार्व हो रहा है, मतलब लोगों के एम्प्लॉयमेंट का तो मुख्य जरिया वही है, लेकिन अब आप खुद ही सोच लो कि 198 पर डे के हिसाब से बंदा कितना कर कमा लेगा, और इसमें भी 100 दिन की रोजी रोटी है, यानी कि नियरली 3 months,
ठीक है, 3.5 months, ओके। तो बोलते इट इज, जो कि जो नरेगा स्कीम है वो खुद ही अब अंधकार में घिरी हुई है, खुद ही तड़प रही है कि हमें और बजट दो। इट इज हार्ड टू फैथम हाउ द न्यू इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट, तो फैथम मतलब ये बहुत ही देखने वाली, बहुत ही मुश्किल है समझना, ठीक है। क्या चीज़ समझना मुश्किल है कि जो ये हम नया इनिशिएटिव ले रहे हैं मिष्टी का, ठीक है, जिसमें हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और रीजनरेट करना चाहते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैनग्रूव्स को, उसको कैसे फंड मिलेगा? क्योंकि हमने छोड़ दिया कि भाई मनरेगा और कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड है, ये आपस में निपट लें, ठीक है, सोच लें कि भाई तुम इस बारी तुम इतना पैसा ले लो, इस बारी, जबकि मनरेगा भी पहले ही, अब आप एक जगह, ऐसी जगह जाओ जहाँ पे पहले ही खाने की कमी है, ठीक है, लोग पहले ही एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, अब आप वहाँ पे चले जाओ, 4 और लोगों को वहाँ पे ले जाओ कि अब तुम्हारे जिम्मे, तुम लोग डिसाइड कर लो किसने एक वक्त की खानी है, तो वो तो पहले ही एक वक्त की खा रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि मैनग्रूव्स के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी पता नहीं। द डिक्रीज इन आउटले comes at a time when the rural economy is still to regain vigor, और ये जो व्यय में, यानी कि बजट में जो कमी की गई है, किसके बजट में? एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बजट में जो कमी की गई है, ऐसे टाइम पे आ रही है सरकार की तरफ से जब हमारी गांव की जो इकोनॉमी है वो अभी तक भी रिगेन नहीं कर पाई है, यानी कि अभी भी उसने रिगेन करना, यानी कि वापस खड़ा होना बाकी है जोश के साथ में, फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उनसे भी उभरना बाकी है उसके लिए, एंड द फॉल आउट ऑन इनकम्स फ्रॉम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इनकम्स में कमी आई है, फॉल आउट मतलब बिखराव हुआ है, कमी आई है, किसकी वजह किसकी वजह से? जो मॉनसून, पिछले साल मॉनसून रेनफॉल्स अनइवन, मतलब बहुत ही कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे तो बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ गया है, ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ मॉनसून रेनफॉल का, उसकी वजह से इनकम्स में कमी आ गई, एंड द रिलेटिवली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई हुई है, ठीक है, उसकी वजह से। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ा किसके ऊपर? हिंटरलैंड हाउस होल्ड, यानी कि जो आंतरिक घरेलू लोग हैं, मतलब आंतरिक जगहों पे रहने वाले, यानी कि सबब रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर, ठीक है। एट अ बॉर्डर लेवल, यानी कि एकदम कॉर्नर पे, एकदम बॉर्डर लेवल पे देखें, द बजट एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर और ऑन रूरल डेवलपमेंट इन 23-24 इज पेग्ड एट 2.38 लाख करोड़, मतलब एकदम बॉर्डर लेवल पे है जो बजट एस्टिमेट, जो बजट अनुमानित दिया गया है खर्च के लिए रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है, 2023-24 के लिए कितना दिया गया है? वो है फिक्स्ड 2.38 लाख, और जो कि अ मार्जिनल 0.1% पॉइंट इंक्रीज when measured as a proportion of overall expenditure at 5.3%, बोलते हैं, जो कि अगर हम पूरा ओवरऑल देखें, मेजर करें, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी बजट दिया गया है, उसके चाहे रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, चाहे मनरेगा स्कीम के लिए दिया गया है, तो मतलब हम पूरे रूरल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसको ओवरऑल देखें किसके प्रोपोर्शन में? पिछले साल जो बजट दिया गया था उसके प्रोपोर्शन में, तो ये सिर्फ 0.1% बढ़ोतरी है, यानी कि पिछले साल और कितना पर हो गया ये? 5.3% पर, कंपेयर्ड विद 5.2% इन द प्रीवियस बजट एस्टिमेट, यानी कि पिछले बजट में 5.2% था और इस बजट में 5.3%, यानी कि 0.1% का, ठीक है। When viewed against the revised estimate, अगर हम इसे पिछले साल के मतलब इसको हम अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, यानी कि दोबारा जो रिवाइज कर आते हैं एस्टिमेट्स, उनके अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, उनको सामने रखकर देखें, द आउटले इज अ गुड 0.6% पॉइंट लोअर, तो जो अब जो कमी आई है, जो आउटले है, ठीक है, व्यय में कमी है, वो है 0.6% पॉइंट लोअर, यानी कि वो 0.6% से लोअर हो गई है, ठीक है। फूड सब्सिडी 2 हैज़ बीन शार्पली पार्ड, जो बोल रहे हैं कि
फूड, हम खाने पीने की चीज़ों पे सब्सिडी देते हैं। आपको पता है राशन डिपो में राशन आता है जहाँ पे दालें 60 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे मिलती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फूड सब्सिडी है। तो फूड सब्सिडी भी बहुत शार्पली, मतलब बहुत तीव्र रूप से कमी की गई है फूड सब्सिडी में भी, ठीक है। एट 1.97 लाख करोड़, इट इज़ ऑलमोस्ट, अभी कितने पर हो गई है ये, 1.97 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। इट इज़ ऑलमोस्ट 5% लोअर दैन दी 2022-23 बजट एस्टिमेट यानी कि 2022-23 के जो बजट एस्टिमेट था उससे सीधा 5% की गिरावट कर दी है इस साल, ठीक है। एंड सॉरी, अ स्टीप 31% डाउन फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट। और अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के साथ में देखें, तुलना करें, तो सीधे तौर पर एकदम तीखा 31% का डाउनफॉल आया, यानी कि एकदम 31% गिरा दिया गया है। ओके, टू बी श्योर द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू स्टे द कोर्स ऑन फिस्कल कंसोलिडेट। अब इससे साबित हो रहा है कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, कि हमने फिजिकल कंसोलिडेशन पे ही रहना है, यानी कि सरकारी खजाने में कमी नहीं होनी चाहिए। देखो बजट उनने 31%, मतलब 5% तक बजट गिरा दिया पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन क्या किया कि सरकारी खजाने में कमी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ओके, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक हैड लेड इट टू स्पेंड मोर, और खास तौर पे जब कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था, ठीक है, मोर इवन एज, और जिसकी वजह से क्या हुआ था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स क्या होता है कि जो आपके हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, जो रिसिप्ट्स होते हैं जो बेसिक हमारा अदर सोर्सेज से आ रहा पैसा है, ठीक है, वो उसमें कमी आई एमिड द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अभूतपूर्व, जो इससे पहले, मतलब हमने जो अब देख रहे हैं ना इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सभी इकोनॉमीज में कमी आ रही है, वो इससे पहले नहीं देखा गया था, ठीक है। इस वजह से रेवेन्यू में भी कमी आई है। लेफ्ट मिसेस सीतारमन विद द लिटिल लीवे ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट, और इस वजह से मिसेस सीतारमन के पास में खर्च करने के लिए ज़्यादा नहीं था, ठीक है, यानी कि उनके पास था ही नहीं ज़्यादा, तो खर्च कहाँ से करते हैं, आपके पास है ही 100 रुपये, तो आप 500 कैसे खर्च करोगे। वंस शी हैड डिसाइडेड दैट द गवर्नमेंट वुड कॉन्सेंट्रेट इट्स रिसोर्सेज ऑन इंक्रीज्ड पब्लिक आउटलेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और वो भी तब जब उनने डिसाइड कर लिया था कि गवर्नमेंट चाहे आगे इलेक्शन में हम जीते हारे जो मर्जी हो, लेकिन हमने अपना पूरा फोकस अपने पब्लिक के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एलोकेटेड ₹10 लाख करोड़, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा अगर मशीन, जैसे कोई मशीनरी डेवलप करनी है, कोई रिफाइनरी डेवलप करनी है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, उसके लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कितना दिया गया है, 10 लाख करोड़ का, 33% जंप फ्रॉम दिस फिस्कल बजट एस्टिमेट, यानी कि हमने पहले एस्टिमेट लगाया था कि इतना नहीं देंगे, पर अब 10 लाख करोड़ का दे दिया, जो कि 33% का हाइक है, ठीक है। इफ वन एड्स ऑलमोस्ट 3.7 लाख करोड़ सेट असाइड फॉर ग्रांट्स एंड एड्स टू स्टेट्स। अब ग्रांट्स एंड एड्स टू स्टेट्स क्या होता है, देखो हम हर एक स्टेट की उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कभी ना कभी मदद करते हैं ना, कि स्पेशल कोई बजट दे दिया, कहीं पे बाढ़ आ गई। अब जैसे उत्तराखंड में आपने देखा है कि बहुत सारी ट्रेजेडीज हो रही हैं, तो उत्तराखंड को एक स्पेशल बजट पास कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग अपने वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ला सके, ठीक है, कुछ हेल्प कर सके लोगों की। ओके, तो बोल रहे हैं कि अगर हम जो अभी तक में साइड में रखा हुआ था 3.7 लाख करोड़ का बजट जो कि स्टेट्स को दिया जाता था हेल्प के तौर पर, अगर उसको भी हम ऐड करें फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, किसके लिए दिया जाता है वो कैपिटल एसेट्स, मतलब एसेट्स बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो दिया जाने वाला बजट अगर हम उसको भी ऐड करें, द मिनिस्टर्स लॉडेबल इंटेंट
टू अप्लाई द फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग। तो मिनिस्टर का ये बड़ा ही, मिनिस्टर कौन, मिनिस्टर हमारे मिनिस्टर सीतारमन जी, ठीक है। तो उनका ये बड़ा ही प्रशंसनीय कदम है, जो उनकी प्रशंसनीय इंटेंशन है, ठीक है, मंशा है कि उन्होंने गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग को भी एक मल्टीप्लायर के, कि वो जो गवर्नमेंट ने उनकी मदद के तौर पे दिया था पैसा, जो कि गवर्नमेंट का काम ही है, चाहे सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट है वो देगी, ज़्यादा कम वो वेरी कर सकता है पर देगी, तो उसको भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया कि जी देखो हमने आपकी मदद के लिए ये भी दिया था, ये भी पैसा हमने खर्च करा है। As the primary lever to spur economic activity becomes clearly evident, कि वो सरकारी पैसे को भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर लेवर करना चाहते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं या बढ़ा के बता रहे हैं, सामने प्रेषित कर रहे हैं, तो वो साफ दिखाई देता है। With global demand uncertain this year on account of the slowdown in developed economies। अब हमने अभी तक बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा है कि स्लो डाउन आ रहा है, जो विकसित देश है वहाँ पे मंदी छा रही है, ठीक है। तो जो अभी अगर कहीं पे मंदी होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली डिमांड नहीं होगी चीज़ों की, है ना, वहाँ पे सेल करना प्रोडक्ट्स को मुश्किल होगा। तो बोल रहे ग्लोबल डिमांड में बहुत अनिश्चितता के कारण इस साल जो जिसकी वजह से मंदी आ रही है डेवलप्ड कंट्रीज में, द इकोनॉमिक सर्वे पर्टिनेंटली पॉइंटेड आउट, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसने क्लियरली और एकदम प्रोमिनेंट तरीके से पॉइंट आउट किया है, इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट विल नेसेसरी हैव टू सर्व एज इकोनॉमीज बलवॉक, कि इंडिया की घरेलू बाजार को, घरेलू मार्केट को इकोनॉमी का, हमारे देश की इकोनॉमी का एक सुरक्षा कवच, एक हिफाजती कवर बन के सामने आना पड़ेगा, ठीक है। ये उनके लिए बहुत बड़ी नेसेसिटी है। मिसेस सीतारमन हैज ऑल्सो अटेम्प्टेड टू वू द मिडिल क्लास विद अ राफ्ट ऑफ चेंजेस इन पर्सनल इनकम टैक्स। बोल रहे मिसेस सीतारमन ने क्या किया, उनने एक और कोशिश करी, क्या कोशिश करी, वू करने की मतलब खुश करने की, किसको, मिडिल क्लास को। कैसे, विद ड्राफ्ट, मतलब उनको बेड़ा दे दिया, एक की चेंजेस का बेड़ा दे दिया, अब इसके ऊपर तैर के तुम्हारी वो है अब कि तुम कितना दूर तक तैर सकते हो, ठीक है। उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्सेस में चेंजेस करे हैं, हमें पता है उन्होंने चेंजेस करे हैं, इन कॉम्बिनेशन विद ट्वीक्स टू कस्टम ड्यूटीज, और कस्टम ड्यूटीज़ मतलब जो बाहर से सामान लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर भी कमी करी है, ठीक है, उसमें भी टैक्स की घटौती करी है। इन टोटल कॉस्ट द गवर्नमेंट 37,000 करोड़ इन फॉरगॉन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जो इनका डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है उसमें इनको सीधे तौर पे 37,000 करोड़ का घाटा हो रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। जो ये चेंजेस करें टैक्स में और कस्टम ड्यूटीज में, उसकी वजह से सम ऑफ दीज चेंजेस आर एम्ड एट लीविंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ सैलरीड एंड पेंशनर्स। बोल रहे इनमें से कुछ चेंजेस जो किए गए हैं उनका मेन मकसद यही है कि सैलरी वाले लोग होंगे या पेंशनर्स होंगे उनके हाथ में पैसा रहे, यानी कि हम सारा पैसा उनसे टैक्स के तौर पे ना लें, ताकि कैश दैट बजट, ताकि हम उस पैसे को बजट प्लानर जो हैं वो वापस ले सके। कैसे, उनके सेविंग्स अकाउंट के तौर पर या उनसे ज़्यादा स्पेंडिंग करवा के, ठीक है। किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग, वाइटल कंजम्पशन, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंजम्पशन करवा के, ठीक है। ये उनकी उम्मीद है, उनने ज़्यादा चेंजेस इस मकसद से किए कि ज़्यादा पैसा रहे आपके हाथ में, ठीक है, जिसको कि हम बाद में कैश इन कर सकें, गवर्नमेंट बाद में वापस ले सके, इस किस तौर पे, उनके सेविंग्स अकाउंट के तौर पे, उनके ज़्यादा खर्च के तौर पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, आप खर्च ज़्यादा करते हैं, खर्च नहीं करेंगे तो सेविंग अकाउंट में डालेंगे, बात तो की है। The biggest beneficiaries of the income tax changes though are likely to be those in the highest income brackets। बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स में उन्होंने चेंजेस तो कर दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इन टैक्स में चेंजेस का वो उन लोगों को हुआ जो सबसे हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट्स में थे, यानी कि जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा थी, उन लोगों को फायदा हुआ है। वेयर द इफेक्टिव रेट हैज़ बिन कट बाय 3.74 percentage points
reinforcing a perception that this government bats for the affluent। बोल रहे हैं कि जिसमें कि क्या हुआ है कि जो इफेक्टिव रेट है, ठीक है, कि किस दर पे टैक्स भरा जाएगा, वो 3.74% से कट कर दिया गया है, ठीक है। अब आप 10,000 पे 2%, आप 10,000 पे 2% दे रहे हो, ठीक है, कितना होगा 2,000, ठीक है। लेकिन आप 10 लाख पे 2% दे रहे हो तो कितना होगा 2 लाख। कौन सी ज़्यादा है? 2 लाख ऑब्वियसली ज़्यादा है ना। तो वहाँ से अगर हमने कमी कर दी, 10 लाख वाले के में कमी हो गई, 2% से नहीं हो रहा, वो 1% दे रहा है, 1.5 दे रहा है, तो टैक्स की कमी कहाँ से हो रही है बेसिकली, आप खुद सोचो, ठीक है। तो जिससे कि ये चीज़ साफ हो जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो बैट्स फॉर, यानी कि वो ज़्यादा पक्ष लेती है एफ्लुएंट का, यानी कि सॉरी, जो अमीर लोग हैं उनका पक्ष लेती है, ठीक है। ये बात भी साफ हो जाती है, जो धारणा है लोगों की वो भी साफ हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। What is the main concern which is pointed out by speaker about मिष्टी? मिष्टी क्या था? मैनग्रोव्स वाला था। मैनग्रोव्स वाले में क्या था हमारा मेन मकसद? उन्होंने क्या पॉइंट किया था चिंता का विषय कि मनरेगा और मैनग्रोव्स वाले जो प्लानिंग है, स्कीम है, इसके बीच में उन्होंने बोला कि आप आपस में बजट डिसाइड कर लो। लेकिन मनरेगा ऑलरेडी अपने आप को स्टाफ करवा रही है, ठीक है, मतलब मनरेगा को ही बजट पूरा नहीं पड़ पा रहा, तो मिष्टी को कैसे फंडिंग मिलेगी? यही था उनका मेन कंसर्न, है ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मनरेगा itself increasingly being staffed of budgetary support, then how मिष्टी will be funded, ठीक है, यही था, तो ये तो सही है। The main motive of rolling out मिष्टी is to woo voters, कि मिष्टी को बंद करने का, रोल आउट करने का, रोल आउट करना मतलब हटाना, ठीक है, हटाने का मतलब मकसद ये है कि वो वोटर्स को लुभाना चाहते हैं, ये तो था ही नहीं, ठीक है। Protecting and regenerating ecologically sensitive mangroves will be difficult considering the administrative stumbling block। बोल रहे हैं कि मैनग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना इकोलॉजिक, जो कि बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एक चीज़ है, उसको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर। तो ऐसा तो नहीं है, वो तो उन्होंने तो उसके बारे में बात ही नहीं करी, प्लानिंग की बात ही नहीं करी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजंस बिहाइंड डिपिंग ऑफ इनकम्स? क्या कारण था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी इनकम्स में कमी आई है? सबसे पहला कारण ये था कि अनइवन मॉनसून रेन्स हुई हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि जो प्राइस के फूड प्राइस इन्फ्लेशन आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा उसने। ये 2 कारण थे, ठीक है। अब हमने ऑप्शंस देखते हैं। द मनरेगा इज नॉट बीइंग फंडेड सफिशिएंटली बाय द गवर्नमेंट टू पे द सैलरीज ऑफ वर्कर, तो ये तो कारण नहीं था कि इनलैंड जो मतलब हिंटरलैंड वर्क लोग हैं उनकी इनकम्स में कमी आई है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लास्ट ईयर्स मॉनसून रेनफॉल, सही है। द रिलेटिवली ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन, ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ फूड सब्सिडीज रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन hinterland households income as major beneficiaries are from rural area। वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने खाने पीने की चीज़ों में जो सब्सिडीज़ देते थे वो उसमें कमी करी है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनकी इनकम, खाने पीने की चीज़ों में अगर हमने सब्सिडी देने में कमी करी तो उससे उनकी इनकम में फ़र्क नहीं पड़ता, उनके एक्सपेंस में फ़र्क पड़ेगा, इनकम में नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा 2 and 3 आर करेक्ट, विच मीन्स ए में 1 2, बी में है 2 and 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। Which of the following statement is are not correct with respect to PM विकास स्कीम? ठीक है, हमने PM विकास स्कीम पढ़ी है, अब हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स सही हैं। The main beneficiaries of the scheme are traditional artisans, सही है। क्राफ्ट्स पीपल, सही है। या फिर विश्वकर्मा, सही है, ओके। The objective of this scheme is to improve the quality, scale and reach of their product, ये भी सही है कि उसका मेन मकसद तो ये है। The onus of the implementation is on state government, but the scheme funded by the central government to make it financial sustainable। बोल रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने का सारा जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन स्कीम जो है वो फंड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन सी इज मतलब ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Why Finance Minister Nirmala Sitharaman concentrated more on infrastructure and investment in the current budget? क्यों किया उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस? देखो, उनने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा फायदा मिलता है ना। तो हम देखते हैं अब ऑप्शन, बिकॉज इंडिया इज अप्रोचिंग फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टूवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बोल रहे इसलिए किया क्योंकि इंडिया जो है अब वो समाज सेवी तौर पे ऊपर नहीं आ रही, वो एक ऐसी इकोनॉमी की जहाँ पे सब लोगों का मेन मकसद है पैसा अचीव करना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, हम अभी भी हमारी जनता के बारे में पहले सोचते हैं। ठीक है, बिकॉज मिसेस सीतारमन इज हैविंग अ लीवे ऑन एक्सपेंडिचर फ्रंट, कि उनको खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला था, इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। ऐसा नहीं है, उनके पास एक्सपेंडिचर की कमी थी, खर्च करने के लिए पैसे की कमी थी। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए हैं, हमने अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है। ठीक है, और हमारा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का व्यापक तौर से इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बड़े पैमाने पे, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज इट हेल्प्स इन बॉलस्टरिंग, बॉलस्टरिंग मतलब क्या होता है, मजबूत करना, हमारी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करता है, ये सही है, तो इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वाई स्पीकर स्टेटेड दैट बजट गिव्स मोर टू द एफ्लुएंट देन टू द पुअर। बोल रहे बजट एफ्लुएंट को, मतलब अमीरों की ज्यादा सुनता है, अमीरों को ज्यादा देता है, उसको ज्यादा दिया गया है गरीबों के बजाय। क्यों कहा? क्योंकि टैक्स में जो कमी हुई है वो सबसे ज्यादा फायदा दे रही है हाईएस्ट इनकम टैक्स वालों को। ठीक है, यही है। बिकॉज फंड एलोकेशन टू मनरेगा फंड्स हैज बिन कंसिडरेबली पार्ड। बोल रहे हैं कि घटौती की गई है मनरेगा को फंड्स देने में। ठीक है, तो मनरेगा को फंड्स की तो यहाँ पे बात की भी नहीं है हमने। बिकॉज टू इनिशिएटिव्स दैट इज मिस्टी and PM Vikas is not clearly spelled out how this initiative will be funded, so the poor section of the society will be benefited from the scheme. बोल रहे हैं कि इसको कैसे हम, ये जो दो स्कीम्स हैं, इनको किस तरीके से फंड किया जाए ताकि गरीब तबके को इसका फ़ायदा मिले, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, इसलिए हम ये कह रहे हैं। तो इसलिए तो नहीं कह रहे हैं, बिकॉज बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ इनकम टैक्स चेंजेस दो आर लाइकली टू बी दोज इन द हाइएस्ट इनकम ब्रैकेट। बोल रहे हैं कि जो इसका सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स में जो चेंजेस किए गए उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? उन लोगों को हो रहा है जो हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में है, यानी कि जहाँ से हमें इनकम टैक्स के तौर पर 2 लाख रुपए आने वाले थे, अब उनके घट गए हैं। ठीक है, 1000 रुपये किसी का आने वाला था, 2000 आने वाला था, उसका 1000 आ रहा है, उससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका 2 लाख आने वाला था उसका 1 लाख आ रहा है, तो उससे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1000 करके आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे, लेकिन 2-2 लाख करके आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म फॉरगोन डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू? हमने किस लिए यूज करी है ये टर्म यहाँ पे? हमने ये टर्म इसलिए यूज करी है कि हमारे टैक्स रेवेन्यू में जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनमें घटौती हुई है। ठीक है, तो अब चलते आगे देखते हैं। इट रेफर्स टू सक्सेसिव रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू एज कंपेयर टू प्री पेंडेमिक पीरियड ड्यू टू सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स फॉल इनटू द एग्जेम्पशन लिमिट। बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में कमी हुई है एज कंपेयर टू पेंडेमिक से पहले का जो टाइम था उसके तौर पे, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पेयर हैं वो अब एग्जेम्पशन लिमिट में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब उनको छूट मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं है। द फ्यूअर रिसीट्स of tax revenue due to tax rationalization as compared to what the government is collecting through the current tax structure, कि बहुत जो टैक्स रिसीट्स हैं, रेवेन्यू है, उसमें कमी आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स को रैशनलाइज किया है, यानी कि टैक्स के जो स्लैब थे उनको चेंज किया है, जो कि गवर्नमेंट जो अभी टैक्स कलेक्ट कर रही है उससे कम है। ठीक है, कंपेयर्ड उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो यही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Why speaker stated that India's domestic market will necessarily
हैव टू सर्व एज इकोनॉमीज बलवर्क। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि सब जगह पे कमी आ रही है मार्केट में, है ना, सभी जगह पे, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे स्लो डाउन हो गया, वहाँ पे कमी है। तो अब जो भी है वो डोमेस्टिक, हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे, वहीं से हमारा पैसा आएगा, वहीं से रेवेन्यू जनरेट होएगा, है ना, यही हमारा मेन मकसद है। इसलिए डोमेस्टिक मार्केट उसका एक सुरक्षा कवच बन के सामने आएगी। बिकॉज रेवेन्यू रिसीट्स डिप्ड एमिड द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अभूतपूर्व जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी में कमी आई है, उसकी वजह से जो रेवेन्यू रिसीट्स में कमी हुई है, उस वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ही इसको बचाना पड़ेगा। तो ये तो नहीं है। बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल डिमांड ड्यू टू स्लो डाउन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। सही है, ये हमने पढ़ा है, तो यही है इसका आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये बहुत काफ़ी बड़ा पैसेज था। अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो दोबारा एक बार गो थ्रू करना, खुद पढ़ना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सॉरी, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का लिंक सब दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दैट्स ऑल आज के सेशन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, रिमेंबर, इफ इट मैटर्स टू यू, यू विल फाइंड अ वे, अदरवाइज यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ओके, सी यू, बाय बाय, थैंक यू।